देश के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी। कब? 30 जनवरी 1948 में। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद बहुत सारे लोगों पर सवाल खड़े हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी सवाल खड़े हुए। आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, इस पर भी सवाल खड़े हुए थे। क्या संबंध रहा है, किस तरह से सवाल खड़े हुए हैं, उन सब पर हम लोग बात करते हैं। और आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और ये है महात्मा गांधी। देखिए हमारा प्यारा भारत है। तो जयप्रकाश नारायण बार बार सरदार पटेल पर गांधी की हत्या को लेकर उंगली उठाते थे। आखिर दिनों में पटेल भी गांधी से इतने दुखी क्यों थे? ये आप देखेंगे कि 10 फरवरी 1949 को दिल्ली के लाल किले के आसपास आवाजाही रोक दी गई थी। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती थी। महात्मा गांधी की हत्या पर अदालत का फैसला आने वाला था। लाल किले के भीतर ही विशेष अदालत बनाई गई थी। ठीक 11:20 नाथूराम गोडसे के साथ 8 अन्य अभियुक्त कोर्ट रूम में लाए गए और केवल सावरकर के चेहरे पर गंभीरता थी, जबकि नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे मुस्कुराते हुए आए। और विलैक सूट में जज आत्माचरण कोर्ट में रूम में 11:30 पहुंचे। जज ने बैठते ही नाथूराम गोडसे का नाम पुकारा, जिस पर गोडसे खड़े हो गए। फिर बारी बारी से सभी का नाम बोला गया और जज आत्माचरण ने गांधी की हत्या में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा और शंकर किष्टिया, गोपाल गोडसे और दत्तादेव परचुरे को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। जज ने सावरकर को बेगुनाह करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। फैसला सुनने के बाद कटघरे से निकलते हुए गोडसे समेत सभी ने हिंदू धर्म की जय, तोड़ के रहेंगे पाकिस्तान और हिंदू हिंदुस्तान के नारे लगाए। और यह कोई पहली बार नहीं था जब गोडसे कोर्ट रूम में नारे लगा रहे थे। लाल किले में सुनवाई के दौरान 8 नवंबर 1948 को गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने नाथूराम गोडसे से पूछा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। इस पर गोडसे ने कहा कि वो 93 पन्ने का अपना बयान पढ़ना चाहते हैं। गोडसे ने 10:15 से ये बयान पढ़ना शुरू किया। बयान पढ़ने से पहले उन्होंने बताया कि लिखित बयान 6 हिस्सों में है। गोडसे ने कहा कि पहले हिस्से में साजिश और उससे जुड़ी चीजें, दूसरे हिस्से में गांधी की शुरुआती राजनीति, तीसरा हिस्सा गांधी की राजनीति के आखिरी चरण, चौथा हिस्सा गांधी जी और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, पांचवा हिस्सा आजादी के सपनों का बिखरना और आखिरी हिस्सा राष्ट्र विरोधी तुष्टीकरण की नीति है। गोडसे ने मीडिया से अपील की कि उनके बयान को कोई बिना संदर्भ के न छापे। 45 मिनट पढ़ने के बाद गोडसे कोर्ट रूम में ही चकरा कर गिर गए। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से लिखित बयान पढ़ना शुरू किया और पूरा पढ़ने में 5 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान वो बार बार पानी पीते रहे। गोडसे ने अपने बयान का अंत अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम के नारे से किया। गोडसे के इस बयान को चीफ प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के रिकॉर्ड से हटाने का आग्रह किया और कहा कि ये पूरी तरह से महत्वहीन है। और इस पर गोडसे ने कोर्ट में कहा कि भारत की वर्तमान सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि यह सरकार मुस्लिम परस्त है। हालांकि जज आत्माचरण ने गोडसे के बयान को रिकॉर्ड से हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालतों में आप देखें लिखित बयान स्वीकार किए जाते हैं। लिखित बयान स्वीकार किए जाते हैं। और उस दिन भी कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। ये आप देखेंगे कि 9 नवंबर 1948 को जज आत्माचरण ने नाथूराम से 28 सवाल पूछे। एक सवाल के जवाब में गोडसे ने कहा था, हाँ, गांधी जी को गोली मैंने मारी थी और गोली मारने के बाद एक आदमी ने मुझे पीछे से सिर पर मारा और खून निकलने लगा। मैंने उससे कहा कि जो मैंने प्लान किया था वही किया, मुझे कोई पछतावा नहीं है। और उसने मेरे हाथ से पिस्टल छीन ली। पिस्टल ऑटोमेटिक थी और डर था कि गलती से किसी और पर न चल जाए। उस आदमी ने मेरे ऊपर पिस्टल भिड़ा दी और कहा, तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने उससे कहा कि मुझे गोली मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और महात्मा गांधी के पड़पोते और गांधी हत्याकांड पर एक प्रमाणिक किताब लेट्स किल गांधी लिखने वाले तुषार गांधी कहते हैं, यह गोडसे का कोर्ट रूम ड्रामा था। उसने सोचा था कि वो बापू की हत्या करके नायक बन जाएगा और उसकी करनी से हिंदू सहमत हो जाएंगे। जब ऐसा होता हुआ नहीं दिखा तो उसने कोर्ट रूम में नाटकीयता पैदा करने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 एक बहुत ही मनुष्य दिन था। ये नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट से नाश्ता करके बिरला मंदिर के लिए निकल गए।
गौडसे ने, आप देखते हैं कि बिड़ला मंदिर के पीछे के जंगल में 3 या 4 राउंड फायर करके पिस्टल को परखा। दिन के 11:30 गौडसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन निकल गए। करकरे मद्रास होटल। दोपहर के बाद 2 बजे करकरे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां गौडसे आप्टे से मिले। शाम 4:30 रेलवे स्टेशन से तांगे से तीनों बिड़ला मंदिर के लिए निकल गए। गौडसे ने बिड़ला मंदिर के पीछे लगी शिवाजी की मूर्ति के दर्शन किए। आप्टे और करकरे वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर बिड़ला भवन चले गए थे और बिड़ला भवन अलवुकरक रोड पर था और जिसे आज 30 जनवरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। बिड़ला भवन को अब गांधी स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। गौडसे ने प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ते रहे महात्मा गांधी को शाम 5:17 पे एक गोली मार दी। गौडसे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आप्टे और करकरे दिल्ली से भाग गए। गांधी की हत्या के 17 साल बाद जांच आयोग का गठन क्यों किया गया? यह एक जरूरी सवाल है जिसका जवाब बहुत मुश्किल नहीं है। गांधी की हत्या कोई अचानक नहीं हुई थी। हम कह सकते हैं कि आजाद भारत में पुलिस की लापरवाही की कहानी गांधी की हत्या से ही शुरू होती है। कई लोग मानते हैं कि गांधी की हत्या होने दी गई है। बापू की हत्या के 17 साल बाद 22 मार्च 1965 को इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। इस जांच आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस जीवनलाल कपूर को मिली थी और इसे कपूर कमीशन की जांच के नाम से भी जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 12 अक्टूबर 1964 को नाथूराम गौडसे के छोटे भाई गोपाल गौडसे ने के अलावा विष्णु करकरे और मदन लाल पहवा आजीवन कैद की सजा काटकर रिहा हुए। जब गोपाल गौडसे और विष्णु करकरे पुणे पहुंचे तो उनके दोस्तों ने किसी नायक की तरह उनका स्वागत करने का फैसला किया। इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनी जिसमें इनके कारनामे यानी गांधी की हत्या में इनकी भूमिका की सराहना और उसका उत्सव मनाने का फैसला हुआ। 12 नवंबर 1964 को सत्यविनायक पूजा आयोजित हुई और इसमें आने के लिए मराठी में लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा गया और जिस पर लिखा गया था कि देशभक्तों की रिहाई की खुशी में इस पूजा का आयोजन किया गया है और आप सभी आकर इन्हें बधाई दें। इस आयोजन में करीब 200 लोग शरीक हुए थे। इस कार्यक्रम में नाथूराम गौडसे को भी देशभक्त कहा गया। सबसे हैरान करने वाला रहा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाती जीवी केतकर का बयान। जीवी केतकर उन 2 पत्रिकाओं केसरी और तरुण भारत के संपादक रहे जिन्हें तिलक ने शुरू किया था और केतकर हिंदू महासभा के विचारक के तौर पर जाने जाते थे। केतकर ही इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे थे। पूजा के बाद गोपाल गौडसे और करकरे ने जेल के अनुभवों को साझा किया और इसी दौरान आप देखिए केतकर ने कहा कि उन्हें पहले से ही गांधी की हत्या की योजना पता थी और खुद नाथूराम गौडसे ने ही बताया था। और तिलक के नाती जीवी केतकर ने कहा कुछ हफ्ते पहले ही गौडसे ने अपने इरादा शिवाजी मंदिर में आयोजित एक सभा में व्यक्त कर दिया था। गौडसे ने कहा था गांधी कहते हैं कि वो 125 तक जिंदा रहेंगे लेकिन उन्हें 125 तक जीने कौन देगा। तब हमारे साथ बालू काका कनेटकर भी थे और गौडसे के भाषण के इस हिस्सों को सुनकर परेशान हो गए थे। हमने कनेटकर को आश्वस्त किया था कि वो नाथ्या यानी कि नाथूराम को समझाएंगे और ऐसा करने से रोकेंगे। मैंने नाथूराम से पूछा था क्या वो गांधी को मारना चाहते हैं और उसने कहा था कि हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहता गांधी देश में और समस्याओं का कारण बने। केतकर का यह बयान प्रेस में आग की तरह फैला था। दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जीवी केतकर का इंटरव्यू कर विस्तार से रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में वो तस्वीर भी छापी जिसमें नाथूराम गौडसे की तस्वीर को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी गई थी। उन्हें देशभक्त बताया गया था। जीवी केतकर ने इंडियन एक्सप्रेस से 14 नवंबर 1964 को कहा था 3 महीने पहले ही नाथूराम गौडसे ने गांधी की हत्या योजना मुझे बताई थी। जब मदन लाल पहवा ने 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की प्रार्थना सभा में बम फेंका तो बड़गे उसके बाद मेरे पास पुणे आया था। उसने भविष्य की योजना के बारे में बताया था। मुझे पता था कि गांधी की हत्या होने वाली है। मुझे गोपाल गौडसे ने इस बारे में किसी को बताने से मना किया था। और एक बात आप लोग खुद सोच के देखिए, नाथूराम गौडसे को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने महात्मा गांधी की हत्या की। इससे अगर आप सोचिए महात्मा गांधी की हत्या ना करते तो हम लोग उन्हें जानते भी नहीं, उनका नाम भी कभी ना सुनते। महात्मा गांधी की हत्या के कारण उनकी पहचान बनी। इसके बाद केतकर को गिरफ्तार कर लिया गया। गोपाल गौडसे को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद ही गांधी की हत्या की जांच के लिए कपूर कमीशन का गठन किया गया। कहा गया कि गांधी की हत्या सुनियोजित और साजिश से की गई थी, इसलिए इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए। पता करना चाहिए कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। गांधी की हत्या के तत्कालिक कारण
तो 13 जनवरी 1948 के दिन में करीब 12 बजे महात्मा गांधी दो मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। पहली मांग थी कि पाकिस्तान को भारत 55 करोड़ रुपए दिए जाएं और दिल्ली मुसलमानों पर होने वाले हमले रोकें। गांधी की भूख हड़ताल के तीसरे दिन यानी 15 जनवरी को भारत सरकार ने घोषणा की कि वो पाकिस्तान को तत्काल 55 करोड़ रुपए देगी। ये आप देखिए, बंटवारे में पाकिस्तान के हिस्से में ये पैसे आए थे, उन्हीं पैसों की बात हो रही थी। कैबिनेट का फैसला था, जब तक दोनों देशों के बीच विभाजन का मसला सुलझ नहीं जाता तब तक भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देगा। हालांकि विभाजन के बाद दोनों देशों में संधि हुई थी कि भारत पाकिस्तान को बिना शर्त के 75 करोड़ रुपए देगा और इनमें से पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए मिल चुके थे और 55 करोड़ बकाया थे। और पाकिस्तान ने ये पैसा मांगना शुरू कर दिया और भारत वादा खिलाफी नहीं कर सकता था। बापू ने कहा कि जो वादा किया है उससे मुकरा नहीं जा सकता है, अगर ऐसा होता तो द्विपक्षीय संधि का उल्लंघन होता। सरकार ने गांधी की भूख हड़ताल के 2 दिन बाद ही पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था और इस फैसले के साथ ही गांधी उग्र हिंदुओं की नज़र में विलेन बन चुके थे। सरदार पटेल भी गांधी से सहमत नहीं थे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। कपूर कमीशन की जांच में सरदार पटेल की बेटी मनीबेन पटेल गवाह नंबर 79 के तौर पर पेश हुई थी और कहा जाता है कि पाकिस्तान को इसलिए नहीं देने की बात हो रही थी क्योंकि पाकिस्तान आप देखें हमारे खिलाफ साजिश के में उन पैसों का उपयोग करता, ये डर था हमें। पटेल पर उठ के उठे सवाल, तो मनी वैन ने कपूर कमीशन में कहा था कि मुझे याद है कि मेरे पिता पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने को लेकर महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे। मेरे पिता का मानना था कि अगर पाकिस्तान को यह रकम दी जाती है तो लोग इससे नाराज होंगे। पाकिस्तान के साथ ही हमारी समझ यह है कि सारे मुद्दों के समाधान के बाद ही यह रकम दी जाए। मनी वैन पटेल ने कहा कि मेरे पिता का कहना था कि पाकिस्तान को यह रकम मिलेगी तो भारत में लोग इसकी गलत व्याख्या करेंगे और पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है और ऐसे में हमारे देशवासियों की भावनाएं आहत होंगी। मेरे पिता ने महात्मा गांधी से एक कहा था कि इस भूख हड़ताल को लोग ठीक नहीं मानेंगे, इसे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के हथियार के तौर पर देखेंगे। और तुषार गांधी कहते हैं कि नेहरू और पटेल 55 करोड़ रुपए देने पर सहमत नहीं थे क्योंकि उनके लिए जनभावना मायने रखती थी। और तुषार कहते हैं कि बापू सही क्या है और गलत क्या है इसी आधार पर फैसला करते थे। उनके लिए मानवता सबसे ऊपर थी, वो वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जनभावना के दबाव में वो गलत फैसले का समर्थन नहीं कर सकते थे। बापू ने वही करने को कहा जिसका वादा भारत ने किया था। नेहरू और पटेल चुनावी राजनीति में आ चुके थे लेकिन बापू आज़ादी के बाद भी अपने सिद्धांतों पर ही चल रहे थे। बापू को ना जनभावना से डर लगता था और ना ही मौत से। महात्मा गांधी जब भूख हड़ताल पर थे तो बिड़ला भवन में उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे और लोग नाराज थे। वो सरकार को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर कर रहे हैं और दिल्ली में मुसलमानों के घर हिंदू शरणार्थियों को नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव के कारण मुसलमान अपना घर बार छोड़कर बाहर निकल गए थे। उन्हें पुराना किला हुमायूं के किले में रखा गया था। हिंदू शरणार्थी मुसलमानों के घरों पर कब्जा चाहते थे जबकि गांधी इसके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। गांधी की इस भूख हड़ताल के खिलाफ हिंदू शरणार्थी गुस्से में नारे लगा रहे थे। गांधी मरता है तो मरने दो। महात्मा गांधी के आजीवन सचिव रहे प्यारेलाल ने अपनी किताब महात्मा गांधी लास्ट फेज में लिखा कि इस भूख हड़ताल से दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों की भी दुश्मनी कम करने में बहुत मदद मिली और 18 जनवरी 1948 को एक शांति समिति बनी। महात्मा गांधी को भरोसा दिया गया कि महरौली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का उर्स हर साल की तरह मनाया जाएगा। मुसलमान दिल्ली के अपने घरों में जा सकेंगे। मस्जिदों को हिंदुओं और सिखों के कब्जे से खाली कराया जाएगा। मुसलमान इलाकों को अवैध कब्जों से छुड़ाया जाएगा और डर से आप देखिए जो मुसलमान अपना घर छोड़कर भागे हैं उनके वापस आने पर हिंदू आपत्ति नहीं जताएंगे।
और इस आश्वासन के बाद महात्मा गांधी ने 18 जनवरी को दोपहर 12:45 बजे मौलाना आजाद के हाथ से संतरे का जूस पीकर भूख हड़ताल खत्म की थी। तो हत्यार गौड़ से नहीं होता। इसके बाद हिंदू महासभा के मंच तले एक बैठक हुई। इस बैठक में भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर करने, हिंदू शरणार्थियों को मुसलमानों के घरों में नहीं रहने देने की तीखी आलोचना की गई। इस बैठक में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। उन्हें तानाशाह कहा गया, उनकी तुलना हिटलर से की गई। और 19 जनवरी को हिंदू महासभा के सचिव आशुतोष लाहिड़ी ने हिंदुओं को संबोधित करते हुए एक पर्चा निकाला और पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा को लेकर महात्मा गांधी की भूख हड़ताल से सिख भी नाराज थे और सिखों को भी लग रहा था गांधी ने हिंदुओं और सिखों के लिए कुछ नहीं किया है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दूसरी ओर मुसलमानों ने 1923 जनवरी को 2 प्रस्ताव पास करके कहा कि गांधी ने इसकी उनकी निस्वार्थ सेवा की है। एक गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि में ये घटना तत्कालिक कारण नहीं है। 17 से 19 जनवरी के बीच गांधी की हत्या की साजिश रचने और हत्या करने वाले दिल्ली ट्रेन और फ्लाइट से आ चुके थे और दिल्ली के होटलों और हिंदू महासभा भवन में रह रहे थे। 18 जनवरी 1948 को कुछ षड्यंत्रकारी शाम 5 बजे बिड़ला भवन में महात्मा गांधी के प्रार्थना सभा में शामिल हुए। ये भीड़ और जगह का मुआवना करने गए थे और 19 जनवरी को हिंदू महासभा भवन में इनकी बैठक हुई और महात्मा गांधी की हत्या का पूरा खाका तैयार किया गया। 19 जनवरी को कुल 7 में से 3 षड्यंत्रकारी नाथूराम विनायक गोडसे, विष्णु करकरे और नारायण आप्टे बिड़ला हाउस गए और प्रार्थना सभा की जगह का मुआयना किया। उसी दिन शाम में 4 बजे ये फिर से प्रार्थना सभा के ग्राउंड पर गए और रात में 10 बजे पांचों हिंदू महासभा भवन में मिले। और 20 जनवरी को नाथूराम गोडसे की तबीयत खराब हो गई, लेकिन 4 लोग फिर से बिड़ला भवन गए और वहां की गतिविधियों को समझा। बिड़ला भवन में चारों आप देखेंगे हिंदू महासभा भवन में दिन में 10:30 पर लौटे। इसके बाद हिंदू महासभा भवन के पीछे जंगल में इन्होंने अपने रिवॉल्वर की जांच की। रिवॉल्वर की जांच के बाद फाइनल प्लान सेट करने के लिए ये सभी दिल्ली के कनॉट पैलेस के मरीना होटल में मिले और फिर आप देखेंगे कि ये शाम में 4:45 बजे ये बिड़ला भवन पहुंचे। बिड़ला भवन की दीवार के पीछे से मदन लाल फहवा ने प्रार्थना सभा में बम फेंका और मदन लाल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ। 3 अन्य प्रार्थना सभा में थे और ये भीड़ का फायदा उठाकर भाग गए। गांधी के पड़पोते तुषार गांधी कहते हैं, बापू को मारने की असली साजिश की तारीख 20 जनवरी ही थी, लेकिन उस दिन वे नाकाम रहे और 10 दिन बाद महात्मा गांधी के जीवन का अंतिम दिन आ गया और हत्याकांड की गहरी पड़ताल कर चुके तुषार गांधी ने बीबीसी से कहा कि इनकी योजना थी धमाके के बाद भगदड़ हो जाएगी और दिगंबर बड़गे गांधी जी को गोली मार देगा, लेकिन मदन लाल फहवा ने धमाका किया तो बापू ने सबको समझाकर बैठा दिया, भगदड़ नहीं बचने दी। ऐसे में दिगंबर बड़गे को गोली मारने का मौका नहीं मिला और वहां से भागने पड़ा। उस दिन गोली मारने की जिम्मेदारी बड़गे को मिली थी। अगर 20 जनवरी को वो कामयाब होते तो हत्यारा गौड़ से नहीं बल्कि दिगंबर बड़गे होता। ये हत्या के 2 मुख्य दोषी नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे उसी दिन दिल्ली के मुख्य रेलवे स्टेशन से ट्रेन से इलाहाबाद कानपुर होते हुए बॉम्बे भाग गए। ये 23 जनवरी को शाम में बॉम्बे पहुंचे। तीसरे नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे उस रात दिल्ली के फ्रंटियर हिंदू होटल में रुके और 21 जनवरी की सुबह फ्रंटियर मिल से बॉम्बे के लिए निकल गए। चौथे विष्णु करकरे 23 जनवरी को दोपहर तक दिल्ली में ही रहे। दोपहर बाद वो भी ट्रेन और बस से बदलते हुए 26 जनवरी की सुबह कल्याण पहुंचे और दिगंबर बड़गे और शंकर किष्टिया 20 जनवरी को बॉम्बे एक्सप्रेस से कल्याण के लिए निकले थे और 22 जनवरी की सुबह पहुंच गए थे। उसी दिन ये पुणे से निकल गए थे और इस तरह हत्या में शामिल लोग दिल्ली से भाग गए, किसी का पता भी नहीं चला। पुलिस की ऐतिहासिक लापरवाही। 20 जनवरी को बम फेंकने की खबर अगले दिन अखबारों में छपी। टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, बॉम्बे क्रॉनिकल में यह खबर बैनर शीर्षक से छपी और तब टाइम्स ऑफ इंडिया से एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा था बम शक्तिशाली था और इससे कई लोगों की जान जा सकती थी और हैंड ग्रेनेड महात्मा गांधी को मारने के लिए था। और बॉम्बे क्रॉनिकल की रिपोर्ट में छपी कि मदन लाल फहवा ने बम फेंकने का गुनाह कबूल किया और कहा कि वो महात्मा गांधी के शांति अभियान से खफा हैं इसलिए हमला किया। और मदन लाल
से पहले बिड़ला भवन में ही पूछताछ हुई। उसके बाद आप देखते हैं कि संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पाहवा ने पुलिस के सीनियर अधिकारी से ने पूछताछ की। उसने बयान दिया। पाहवा के बयान को लेकर पर्याप्त विवाद भी हुआ। पाहवा ने करकरे का नाम लिया था और साथ में ही यह भी बताया कि वो और उसके साथ उसके बाकी साथी दिल्ली में कहाँ रुके थे। मरीना होटल, हिंदू महासभा भवन पर छापे मारे गए। इस दौरान पता चला कि गोडसे और आप्टे नाम बदलकर एस और एम देशपांडे नाम से रुके थे। इस छापे में आप देखेंगे कि हिंदू महासभा के कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए और 21 जनवरी को 15 दिन के रिमांड पर पाहवा को लिया गया और संसद मार्ग पुलिस थाना से पाहवा को सिविल लाइंस लाया गया और 24 जनवरी तक पूछताछ चली इनसे। अपने बयान में पाहवा ने हिंदू राष्ट्र अखबार के मालिक का नाम लिया और लेकिन अगड़ी अखबार के संपादक का नाम नहीं लिया और जिसके संपादक नाथूराम गोडसे थे। मालिक थे नारायण आप्टे। 23 जनवरी को मरीना होटल के कर्मचारी कालीराम ने दिल्ली पुलिस को कुछ कपड़े सौंपे लेकिन पुलिस इनका जांच में इस्तेमाल करने में नाकाम रही। 25 जनवरी को पाहवा को बॉम्बे पुलिस बॉम्बे ले गई और 29 जनवरी तक पूछताछ होती रही लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और 27 जनवरी को गोडसे और आप्टे बॉम्बे से दिल्ली के लिए निकल गए। दोनों ट्रेन से ग्वालियर आए और रात में डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे के घर रुके। अगले दिन यहीं से इटली में बनी काले रंग की ऑटोमेटिक बेरेटा माउजर खरीदी इन्होंने। 29 जनवरी की सुबह दिल्ली आ गए। दोनों दिल्ली के मुख्य रेलवे स्टेशन पर रेलवे के एक ही कमरे में रुके। यहीं पर इनकी मुलाकात करकरे से हुई थी और 30 जनवरी को इन्होंने बिड़ला भवन के पीछे जंगल में पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस की और शाम में 5 बजे बापू पर गोली मार दी। बापू को नाथूराम को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन आप्टे और करकरे एक बार फिर से दिल्ली से भागने में कामयाब रहे। आप्टे करकरे को 22 फरवरी को जाकर गिरफ्तार हुए थे। ये पटेल की बेटी की दलील क्या है? जज आत्माचरण ने फैसले के बाद कहा था कि पुलिस ने 1948 में 20 से 30 जनवरी की वे जमकर लापरवाही की। मदन लाल पाहवा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के पास गांधी की हत्या की साजिश को लेकर पर्याप्त जानकारी थी। इसमें ये जज आत्माचरण ने कहा था मदन लाल ने साजिश को लेकर बहुत कुछ बता दिया था। रुइया कॉलेज के प्रोफेसर जीसी जैन ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गृह मंत्री मोरारजी देसाई को साजिश के बारे में बताया। उन्होंने भी बॉम्बे पुलिस को सारी सूचना दे दी थी और लेकिन पुलिस से पूरी तरह से नाकाम रही। अगर पुलिस ठीक से काम करती तो शायद गांधी जी की हत्या न हुई होती और इसके बावजूद किसी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और तुषार गांधी ने लिखा कि महात्मा गांधी की हत्या के मामले में चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जमशेदोराव नागरवाला ने रिटायर्ड होने के बाद पूरी तरह मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि बिना सावरकर की मदद और भागीदारी के बिना गांधी की हत्या की साजिश कभी सफल नहीं होती। लेट्स किल गांधी पेज 691। इसके बावजूद सावरकर को बेगुनाह करार दिया गया। सरदार पटेल के गृह मंत्री थे इसलिए उन पर भी खूब सवाल उठे। मौलाना आजाद ने लिखा जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि सरदार पटेल गृह मंत्री के तौर पर गांधी की हत्या में अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। इंडिया विंस फ्रीडम पेज 223 में ये बातें कही गई हैं। और देखिए एक और बात बता दूं आपको, ये सभी आप देखेंगे कि साक्ष्य हैं एक तरह से, समझ रहे हैं। सरदार पटेल की बेटी मनीबेन पटेल ने गवाह के तौर पर कपूर कमीशन से अपने बयान में कहा कि उनके पिता को मुस्लिम विरोध के तौर पर देखा जाता था और उनकी जान को खतरा था क्योंकि मारने की धमकी उनके घर तक आई थी। मनीबेन पटेल ने भी स्वीकार किया कि जयप्रकाश नारायण ने सार्वजनिक रूप से उनके पिता को गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मनीबेन ने कहा कि जिस बैठक में उनके पिता को जयप्रकाश नारायण ने गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया था उसमें मौलाना आजाद भी थे लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई थी और इससे मेरे पिता को बहुत दुख पहुंचा। मनीबेन पटेल ने कपूर कमीशन में कहा मेरे पिता पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के से बहुत दुखी थे। उन्हें लगता था कि इस रकम को देने की वजह से बापू की हत्या हुई है और यहाँ तक कि नेहरू भी पैसे देने के इस पक्ष में नहीं थे। इस दौरान सरदार पटेल ने नेहरू से कहा था कि कैबिनेट से छुट्टी दे दीजिए क्योंकि मौलाना भी मुझे नहीं चाहते हैं। गांधी की हत्या के बाद नेहरू ने पटेल को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के बारे में मनीबेन ने बताया कि उसमें नेहरू ने लिखा अतीत को भूलकर हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। नेहरू की बात सरदार ने मान भी ली और जयप्रकाश नारायण ने सरदार पर हमला करना जारी रखा। 5 मार्च 1948 को सरदार को हार्ट अटैक आया तो उन्होंने कहा अब मर जाना चाहिए, गांधी जी के पास जाना चाहिए। वो अकेले चले गए। गांधी की हत्या के एक हफ्ते बाद यानी 6 फरवरी 1948 को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और सरदार पटेल से सांसदों ने कई तीखे सवाल पूछे। तेज अखबार के संस्थापक ये आप देखिए सांसद देशबंधु सरदार पटेल से संसद में पूछा कि मदन लाल पाहवा ने गिरफ्तारी के बाद अपना गुनाह भी कबूल किया था।
आगे की योजना के बारे में भी बताया था, कौन कौन इसमें शामिल थे ये भी बताया था। ऐसे में क्या दिल्ली की सीआईडी बॉम्बे से इनकी तस्वीरें नहीं जुटा सकती थी? फोटो मिलने के बाद प्रार्थना सभा में बांट दी जाती और लोग सतर्क रहते, क्या इसमें चोर लापरवाही नहीं हुई, घोर लापरवाही नहीं हुई? इस सवाल के जवाब में पटेल ने कहा, दिल्ली पुलिस ने उन्हें नए पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी अलग अलग ठिकानों पर थे और इनकी तस्वीरें भी नहीं मिल पाई थी। महात्मा गांधी के आजीवन सचिव रहे प्यारीलाल जांच में गवाह नंबर 54 थे। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद पटेल के गांधी से मतभेद थे, लेकिन गांधी को लेकर उनके मन में इज्जत कम नहीं हुई थी। प्यारीलाल ने कहा कि पटेल कहते थे मुसलमान भारत में रह सकते हैं, उन्हें सुरक्षा भी मिलेगी, लेकिन उनकी वफादारी भारत और पाकिस्तान के बीच में बटी नहीं रह सकती है। और आप देखेंगे कि इसीलिए तो गांधी जी को सरदार पटेल मानते थे और उनकी हर बात मान लेते, और इसीलिए कहते हैं ना, वो प्रधानमंत्री पद को लेकर कि गांधी जी ने कह दिया था कि नेहरू को बना दीजिए, तो सरदार पटेल ने ये बात मान ली थी। लेकिन कहते हैं अगर कह देते कि सरदार पटेल को बना दीजिए तो नेहरू वो बात ना मानते। तो सरदार पटेल गांधी जी को इतना मानते थे। देखिए, मनभेद नहीं था इनके बीच, मतभेद बहुत सारे थे। मणिबेन पटेल ने उनके पिता सरदार पटेल बापू की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी थे, क्योंकि पहले भी हमले हो चुके थे। मणिबेन ने कहा कि मेरे पिता ने महात्मा गांधी से जाकर कहा था प्रार्थना सभा में आने वाले लोगों की जांच की जाए, उसके बाद ही अंदर आने दिया जाए, लेकिन गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। गांधी की हत्या और आरएसएस गांधी की हत्या में किसी तरह की भूमिका से लगातार इंकार करता रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा दायर किया गया, लेकिन यह मामला इतना सीधा साधा नहीं है। पटेल ने गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था, गांधी की हत्या के लिए वह सांप्रदायिक जहर जिम्मेदार है जिसे देश भर में फैलाया। देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे बीजेपी अपना कहती रहती है ना, उन्हें आप देखते हैं उन्होंने ही किस पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था गृह मंत्री रहते हुए। नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद से प्रकाशित गांधी के निजी सचिव रहे प्यारेलाल ने लिखा, आरएसएस के सदस्यों को कुछ स्थानों पर पहले से निर्देश था कि वो शुक्रवार को अच्छी खबर के लिए रेडियो खोलकर रखें, और इसके साथ ही कई जगहों पर आरएसएस के सदस्यों ने मिठाई भी बांटी थी। गांधी द लास्ट पेज नंबर 70 में ये बात कही गई है। गांधी की हत्या के 2 दशक बाद आरएसएस के मुख्य पद ऑर्गेनाइजर ने 11 जनवरी 1970 को संपादकीय में लिखा था कि नेहरू के पाकिस्तान समर्थक होने और गांधी के अनशन पर जाने से लोगों में भारी नाराजगी थी। ऐसे में नाथूराम गोडसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी की हत्या जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। कपूर आयोग की रिपोर्ट में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कमला देवी चट्टोपाध्याय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बयान का जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी की हत्या के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश और संगठन है। इस संगठन में उन्होंने आरएसएस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग का नाम लिया था। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर पाबंदी भी लगी। आरएसएस पर पाबंदी फरवरी 1948 से जुलाई 1949 तक रही थी। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने 28 जनवरी 1994 को फ्रंटलाइन को दिए इंटरव्यू में कहा था, हम सभी भाई आरएसएस में थे। नाथूराम, दत्तात्रेय, मैं खुद और गोविंद, आप कह सकते हैं कि हम अपने घर में नहीं, आरएसएस में पले बड़े। आरएसएस हमारे लिए परिवार था। नाथूराम आरएसएस में बौद्धिक कार्यवाहक बने गए थे। नाथूराम ने अपने बयान में आरएसएस छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने यह बयान इसलिए दिया कि क्योंकि गोलपालकर और आरएसएस गांधी की हत्या के बाद मुश्किल में फंस जाते हैं, लेकिन नाथूराम ने आरएसएस नहीं छोड़ा था। और इसे इंटरव्यू में गोपाल गोडसे ने पूछा गया कि आडवाणी ने नाथूराम के आरएसएस से संबंध को खारिज किया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा वो कायरतापूर्ण बात कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आरएसएस ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया था, जाओ गांधी की हत्या कर दो, लेकिन आप नाथूराम के आरएसएस से संबंध को खारिज नहीं कर सकते। हिंदू महासभा ने ऐसा नहीं कहा। नाथूराम ने बौद्धिक कार्यवाह रहते हुए 1944 में हिंदू महासभा के लिए काम करना शुरू किया। नाथूराम गोडसे किसी जमाने में आरएसएस के सदस्य रहे थे, लेकिन बाद में वो हिंदू महासभा में आ गए थे। हालांकि 2016 में 8 सितंबर को इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में गोडसे के परिवार वालों ने जो कहा वह काफ़ी अहम है। और नाथूराम गोडसे और विनायक दामोदर सावरकर के वंशज सत्याकी गोडसे ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, नाथूराम जब सांगली में थे तब उन्होंने 1932 में आरएसएस ज्वाइन किया था। वो जब तक जिंदा रहे तब तक संघ के बौद्धिक कार्यवाहक रहे। उन्होंने ना तो कभी संगठन छोड़ा, ना ही उन्हें निकाला गया। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि वे 125 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं। हत्या से करीब 6 साल पहले यानी 72 की उम्र में बापू ने अपनी यह तमन्ना जाहिर की थी। उनका जीवन अचानक खत्म कर दिया। 37 साल के मराठी ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने, जब गांधी की हत्या हुई वो 78 साल के थे। तो यही कहानी है गांधी जी की हत्या की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे उस समय, इसलिए उन पर आप देखते हैं सबसे ज़्यादा सवाल खड़े होते रहते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दे सकते हैं।
धन्यवाद।